Good morning, friends. Let us start now with our subject. Accounting या फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग क्या है, सिंपल मतलब बताया था आपको लास्ट पीरियड में. तो अकाउंटिंग यानी पैसों का हिसाब किताब है. अकाउंटिंग यानी क्या है, पैसों का हिसाब किताब. अब इस हिसाब किताब को अपन लिख के रखते हैं, क्योंकि अपनी मेमोरी जो है वो हमेशा के लिए किसी चीज को रिटेन नहीं कर सकती. तो अगर अपन लिख के नहीं रखेंगे तो कुछ समय में हम उसको भूल जाएंगे, मिस कर देंगे. तो जब हमको जरूरत पड़ेगी तो हमको मालूम ही नहीं रहेगा. इसलिए अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग इज ए रिकॉर्ड. रिकॉर्ड यानी क्या, तो रिकॉर्ड मतलब समथिंग इन राइटिंग. जो लिख के रखा वो रिकॉर्ड है, बराबर. तो आपने सिस्टमैटिक तरीके से उसको लिख के रखा तो उसको अपन बोलेंगे हमारा रिकॉर्ड है. तो अब सवाल उठता है कि क्या कोई भी रिकॉर्ड कि हम यहां पे बात कर रहे हैं? द आंसर इज नो. फिर हम किन रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं? आपने जैसे आपकी क्लास की नोटबुक, ये भी एक रिकॉर्ड है, लेकिन इसको हम अकाउंट बुक नहीं बोलेंगे. आपके किसी फ्रेंड ने आपको लेटर लिखा, आपने उसको फाइल में रख लिया, आपने उसको जवाब दिया, उसकी एक कॉपी बना के उसको भी फाइल में रख लिया, ये भी रिकॉर्ड है, लेकिन उसको अपन अकाउंट बुक नहीं बोलेंगे. तो रिकॉर्ड यानी कौन से रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं? तो अपन बात कर रहे हैं रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स. फाइनेंशियल मैटर्स मतलब ऐसी चीजें जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में, मनी के टर्म्स में, पैसों के टर्म्स में मेजर कर सकते होंगे, ऐसे चीजों का रिकॉर्ड रहेगा तो वो अकाउंट बुक की कैटेगरी में आएगा. तो रिकॉर्ड ऑफ व्हाट? रिकॉर्ड ऑफ अपन बोलते हैं फाइनेंशियल मैटर्स. फाइनेंशियल मैटर्स का रिकॉर्ड होना. एक चीज ख्याल रखेंगे, क्लास में हर चीज जो मैं बोर्ड पे लिखता हूं वो आपके लिए है. तो आपका नोटबुक रेडी रहना चाहिए, पेन पेंसिल रेडी रहना चाहिए, और आपने साथों साथ लिखते जाना चाहिए. अलग से ना आपको मैं टाइम दूंगा और ना इंस्ट्रक्शन दूंगा. तो मैं आपको अलग से फिर से नहीं बताऊंगा कि लिखो, वो आपको अपने आप साथों साथ लिखना चाहिए. और कोई चीज आपको रफ भी लगती होगी कि रफ लिखा रहे सर, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना. फेयर चीज आपको किताब में मिल जाएगी, रफ चीज किताब में नहीं मिलती है. रफ चीज एक्सप्लेनेशन के लिए, समझने के लिए ज्यादा मदद करती है. तो अगर आपके नोटबुक में लिखा रहा तो जब आप दोबारा नोटबुक पलटाओगे तो आपको रिकलेक्ट होगा कि सर ने यहां पे क्या बताया था, क्या समझाया था. अगर ये लिखोगे नहीं तो मैं जो कुछ बताऊंगा वो सब का सब आपके दिमाग में रिटेन नहीं होगा, निकल जाएगा. तो ये लिखा रहा, दोबारा पन्ने पलटाओगे तो आपको ख्याल आएगा कि इस पे हमको क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया था, क्या हमको समझाया गया था, वो समझ में आएगा. समझ में आ रही बात? तो रिकॉर्ड है. अकाउंट बुक यानी क्या है? रिकॉर्ड. रिकॉर्ड काय का रिकॉर्ड है? फाइनेंशियल मैटर्स का रिकॉर्ड. अब फाइनेंशियल मैटर्स यानी क्या, तो उसी को हम टेक्निकली बोलते हैं ट्रांजैक्शंस. ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड. ट्रांजैक्शंस यानी क्या? लेन देन, गिव एंड टेक. ट्रांजैक्शन यानी क्या है? लेन देन, गिव एंड टेक. लेन देन, गिव एंड टेक बोला, इसका मतलब देयर हैज टू बी टू पर्सन्स. अपने आप से लेन देन नहीं होता. तो जब हम बोलेंगे लेन देन है, गिव एंड टेक है, इसका मतलब है कि वहां कम से कम दो लोग होना चाहिए. इसको मैं बोल रहा हूं पर्सन नंबर 1,
इसको मैं बोल रहा हूं पर्सन नंबर 2। इन दोनों के बीच में लेन देन हो रहा है, गिव एंड टेक हो रहा है। अब सवाल उठता काय का लेन देन, काय का गिव एंड टेक? ऐसी चीजों का लेन देन जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में, पैसों के टर्म्स में मेजर कर सकते होंगे, ऐसे चीजों का लेन देन या गिव एंड टेक हुआ तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। एरो पे ध्यान देना, ये एरो उस तरफ जा रहा है, इस पर्सन ने उस पर्सन को दिया, ये एरो इस तरफ आ रहा है, यानी उस पर्सन से बदले में कुछ लिया। इस लेन देन को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन, और इन ट्रांजैक्शन की हम करते हैं रिकॉर्डिंग, लिख के रखते हैं, बराबर। क्या है इन ट्रांजैक्शन में, काय का लेन देन है, तो उसको अभी हम ब्रॉड नाम दे रहे हैं, बाद में उसको और एलेबोरेट करेंगे। काय का लेन देन है तो नंबर 1 पैसा या कोई प्रॉपर्टी, कैश और प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब जैसे ये फर्नीचर है जिस पे आप बैठे हो, ये बिल्डिंग है, ये जो सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, प्रोजेक्टर वगैरह, मशीन्स, इक्विपमेंट, ऐसी चीजें, गुड्स। अकाउंटिंग में गुड्स का अपना एक खास मतलब है, इसलिए उसको ध्यान रख लो, बाद में दोबारा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिक्शनरी में गुड्स का मतलब कोई भी फिजिकल चीज होंगी तो उसको अपन गुड्स बोल सकते, लेकिन अकाउंटिंग में गुड्स का अपना एक खास मतलब होता है। गुड्स यानी वो आइटम जिसमें आप डील करते हो, यानी जिसको खरीदना, बेचना, ये आपका कारोबार है, ये आपका बिजनेस है, उसको गुड्स बोलते हैं। तो बाद में हम उसको और एलेबोरेट कर देंगे। तो गुड्स, सर्विसेज, जैसे अभी आप बैठ करके यहां पे सर्विसेज रिसीव कर रहे हो, और मैं कैप्स के बिहाल में आपको सर्विसेज दे रहा हूं, तो आप सर्विसेज रिसीव कर रहे हो और मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं। बेनिफिट्स, आपने अगर किसी, जैसे अभी इसमें मेरे ख्याल से कुछ बच्चे जरूर ऐसे होंगे जो किसी दूसरे शहर से यहां पढ़ने आए होंगे, बराबर। तो आप किसी हॉस्टल में बोलिए या किसी के फ्लैट में बोलिए रह रहे होंगे, बराबर। अब बताइए कि वो हॉस्टल या वो फ्लैट जिसमें आप रह रहे वो आपका है क्या? नहीं है, किसी और का है, बराबर। पर रहे आप रहे उसमें, इसका मतलब आपको एक बेनिफिट मिल रहा है कि प्रॉपर्टी किसी और की है पर उसका यूज आप कर रहे हैं। वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो गई पर यूज तो कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे आपको बेनिफिट मिल रहा है। कल को मान लीजिए आपको बिजनेस करना है, उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ी, तो आपने बैंक से, किसी और से पैसे उधार ले लिए। अब ध्यान दीजिए, पैसे उधार है, वो तो वापस करना ही पड़ेगा, लेकिन पैसे उसके और यूज आप करोगे, इसका मतलब आपको क्या मिला? बेनिफिट। कंज्यूमेबल्स, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपके लिए गुड्स भी नहीं है, मतलब उसको बेचना खरीदना आपका कारोबार नहीं है, वो प्रॉपर्टी भी नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी यानी ऐसी चीजें जो हमारे बिजनेस में हम लंबे समय तक यूज करते हैं, तो प्रॉपर्टी भी नहीं है और वो गुड्स भी नहीं है, बट कुछ फिजिकल फॉर्म में वो है जो थोड़े से समय में हमारे बिजनेस में, हमारे कारोबार में यूज हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसी चीजों को हम बोलते हैं कंज्यूमेबल। फॉर एग्जाम्पल, कैप्स के एंगल से सोच के देखिए, ये आइटम जो मेरे हाथ में है, ये आइटम जो है, इज इट गुड्स फॉर कैप्स? कैप्स इसको खरीदने बेचने का कारोबार करता है क्या? नहीं। क्या आप इसको बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी है जो 2, 4, 5 साल तक चलने वाली है? थोड़े से समय में क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे आइटम को हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमेबल्स, बराबर। अब बदले में क्या दिया? कुछ लिया तो कुछ देना भी पड़ेगा, क्योंकि ये कमर्शियल दुनिया है, लेन देन की बात होती है। अगर किसी से कुछ लिया तो बदले में कुछ देना पड़ेगा।
तो बदले में क्या दिया? कैश, प्रॉपर्टी, गुड्स, सर्विसेज, बेनिफिट। इन चीजों के लेन देन को ही हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन का ही मतलब है फाइनेंशियल मैटर्स, यानी ऐसी चीजें जिनका आप मॉनेटरी टर्म्स में, पैसों के टर्म्स में मेजरमेंट कर सकते हो। ऐसी चीजों को लिख के रखा तो उस रिकॉर्ड को अपन बोलते हैं अकाउंट बुक या अकाउंटिंग। अब सवाल उठता है किसके ट्रांजैक्शन? तो एक बात अभी इसे ध्यान रखना, अकाउंटिंग में कोई भी पढ़ाई करते समय, कितनी भी पढ़ाई करते समय, सबसे पहला पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है जिसकी आप अकाउंट बुक लिखना चाहते हो वो, बराबर। आगे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ोगे, फाइनल अकाउंट, जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना रहे वो, समझ रहे? तो एंटिटी यानी जिसके आप अकाउंट बुक लिख रहे हैं, जिसके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसको बोलते हैं एंटिटी। कॉमनली अपन ये जो अकाउंटिंग करते हैं ये किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की करते रहते हैं। वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप चाहे ऑर्गेनाइजेशन बोलो, कंसर्न बोलो, शॉप बोलो, जो भी आप बोलोगे, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कंसर्न की अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट लिख रहे हैं तो ये आपकी एंटिटी है। इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई ओनर भी होगा, मालक भी होगा। आप अकाउंटिंग करते समय इन दोनों में डिस्टिंक्शन करते हो। आपके लिए ओनर अलग है, ऑर्गेनाइजेशन अलग है। तो आप अकाउंटिंग अगर ऑर्गेनाइजेशन की कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए एंटिटी हो गया। आप अगर अकाउंटिंग ओनर की कर रहे होंगे तो ओनर आपके लिए एंटिटी हो जाएगा। कॉमनली क्या दिखता है आपको? इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट अलग से मेंटेन करने की आपको जरूरत महसूस नहीं होती है, क्योंकि इनके बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे, इसलिए आपको इनकी जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन आप सोच के देखो, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, क्या इनको अपनी पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट की जरूरत पड़ती होंगी कि नहीं पड़ती होंगी? क्योंकि उनके पास इतना सारा धन दौलत है, उनके पर्सनल नाम से इतना कुछ होता होगा कि उनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट लिखनी पड़ती होगी, बराबर। कैसे लिखी जाएगी? बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स ऑफ अकाउंट लिखी जाएगी। अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं है, समझ रहे? तो इसका मतलब अकाउंट बुक इसकी भी हो सकती है, अकाउंट बुक इसकी भी। जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये एंटिटी है, जब हम इसकी अकाउंट बुक लिख रहे होंगे तो ये एंटिटी, समझ रहे? तो फिलहाल हम ऑर्गेनाइजेशन या कंसर्न के एंगल से बात करेंगे। अब जैसे कैप्स की बुक्स ऑफ अकाउंट लिख रहे हैं आप, तो कैप्स ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कैप्स एंटिटी हो गया। तो आपने हर चीज को कैप्स के एंगल से देखने का, कैप्स के एंगल से सोचने का। मेरी खुद की प्रोप्राइटरी कंसर्न है डीजी शर्मा एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के प्रैक्टिस के लिए। अब इसका मैं अकेला मालक हूं, इसका मतलब प्रैक्टिकली तो ये और मैं एक ही है, बट अकाउंटिंग में नहीं। अगर आपको डीजी शर्मा एंड कंपनी की अकाउंट बुक लिखने को बोला तो आपने डीजी शर्मा एंड कंपनी के एंगल से सोचने का, डीजी शर्मा के एंगल से नहीं, समझ रहे? यानी कि अकाउंटिंग में ओनर अलग है और ऑर्गेनाइजेशन या कंसर्न या दुकान, शॉप, जो बोलो वो अलग है। इज इट क्लियर? अब सोच के देखिए, आपने अपनी पढ़ाई के लिए एक स्टडी टेबल चेयर खरीदा। बताइए कि आपके लिए वो स्टडी टेबल चेयर जो भी है, क्या है? वो प्रॉपर्टी है कि गुड्स है? प्रॉपर्टी। अब ये बताइए कि जिस दुकान वाले ने बेचा उसके लिए क्या है? वो गुड्स है। इससे समझ में आ गया कि सेम चीज इसके लिए अलग रहेगी, उसके लिए अलग रहेगी। इसलिए अकाउंटिंग करते समय आप जिसकी अकाउंट बुक लिख रहे हैं उसके एंगल से सोचना पड़ता है, दूसरे के एंगल से नहीं, वरना उल्टा सीधा इंटरप्रिटेशन करोगे। इसलिए हम मान लो कि इसकी अकाउंट बुक लिख रहे हैं
तो इसको हमने लिख दिया एंटिटी। तो इसलिए ये सब आइटम का जब मीनिंग निकालना है आप इसके एंगल से नहीं निकालेंगे। किसके एंगल से निकालेंगे? इसके एंगल। इसके लिए गुड्स है कि नहीं ये देखने का, बराबर है। उसके लिए कुछ भी हो सकता है, वो जब उसकी बुक्स में अकाउंटिंग करोगे तब उसके एंगल से देखने का। फिलहाल आप इसकी अकाउंट बुक लिख रहे हैं, इसके एंगल से देखो, समझ रहे? उसके एंगल से ये ट्रांजैक्शन का मतलब बता दिया। ऐसे ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक तरीके से लिख के रखो, सिस्टमैटिक तरीके से। सिस्टमैटिक यानी क्या, वो आपको बाद में हम समझा देंगे, बाद में आपको बता देंगे कि सिस्टमैटिक तरीका क्या होता है। बाय फॉलोइंग डबल एंट्री प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पूरी जो होती है डबल एंट्री प्रिंसिपल। क्यों डबल एंट्री प्रिंसिपल है उसको यहीं से आप ध्यान दे सकते हो कि ट्रांजैक्शन में हमेशा आपके ऊपर दो तरीके से इफेक्ट आएगा। हमेशा ट्रांजैक्शन आपको दो तरीके से अफेक्ट करेगा, यानी आपकी दो चीजें हमेशा ट्रांजैक्शन से बदलेंगी। इसी को अकाउंटिंग में बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट। इसी को अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं? ड्यूअल एस्पेक्ट। सिंपल सा एग्जांपल देखिए, आप यहां पे अपने आप को रख लो। आपने फर्नीचर लिया तो आपके पास फर्नीचर आ गया, प्रॉपर्टी। अब इसके लिए पैसे दिया आपने, यानी आपके पास से कैश चली गई। तो ऐसे किसी भी ट्रांजैक्शन में आपको हमेशा दो एस्पेक्ट नजर आएंगे, यानी वो आपको दो तरीके से अफेक्ट करेगा। उसी को अकाउंटिंग में बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट, कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट है। उसी पे से सिस्टम बना है डबल एंट्री सिस्टम। क्या है डबल एंट्री सिस्टम, आगे एलेबोरेट करेंगे, ठीक है। तो ये ब्रीफ में अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग यानी फाइनेंशियल मैटर्स का हिसाब किताब है, जिसको आपने सिस्टमैटिक तरीके से डबल एंट्री प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए लिख के रखा हुआ है, बराबर। ट्रांजैक्शन क्या है, फाइनेंशियल मैटर क्या है, तो ये है लेन देन, गिव एंड टेक। किसके बीच में है लेन देन, गिव एंड टेक? नंबर वन, ये एंटिटी। क्योंकि अगर ये एंटिटी इसमें नहीं है तो ये ट्रांजैक्शन इसका है ही नहीं, और जब ये ट्रांजैक्शन इसका है ही नहीं तो इसके अकाउंट बुक में लिखने का सवाल उठता। तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन में ये पार्टी रहेंगी तो ही इसके लिए ट्रांजैक्शन है और हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे। इस एंटिटी के लिए इस फाइनेंशियल मैटर में क्या हुआ, तो इसने कुछ लिया इस पर्सन से और बदले में कुछ लिया। ये जो लेन देन है ये एक ही पॉइंट ऑफ टाइम में हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। सिर्फ लेने का काम अभी हुआ ऐसा भी हो सकता है, सिर्फ देने का काम अभी हुआ ऐसा भी हो सकता है, और दोनों एक साथ हो गए ऐसा भी हो सकता है। तो भी हर केस में आप देखोगे हमेशा डबल एंट्री ही होगी। अगर सिर्फ इतना एरो हुआ, आपने इस पर्सन से कुछ तो भी लिया, समथिंग यू आर टेकन, तो भी डबल एंट्री ही होने वाली है, डबल एस्पेक्ट ही है। ये जरा ध्यान से देखो, आपने जो कुछ लिया ये, अब मुझे बताइए ले लिया तो बदले में कुछ देना पड़ेगा कि नहीं? दैट मीन्स आप इसको कुछ देने के लिए लायबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो। तो एक एस्पेक्ट ये और एक एस्पेक्ट। अगर सिर्फ इतना हुआ है, आपने इसको कुछ तो भी दिया, तो बट नेचुरल है, हमने कोई चैरिटी का खाता तो खोला नहीं है। अगर हमने कुछ दिया है तो बदले में कुछ लेना भी है, बराबर। इसका मतलब अगेन यहां पर ये और ये, इसका मतलब अकाउंटिंग में ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। सिर्फ इतना हुआ अभी, ये बाद में हो जाएगा, या इतना अभी हुआ ये बाद में हो जाएगा, समझ रहे? इन एंटिटी के ट्रांजैक्शंस को, एंटिटी के ट्रांजैक्शंस को आपने सिस्टमैटिक तरीके से एक रजिस्टर में लिख दिया, तो उस रजिस्टर को बोलते हैं बुक ऑफ एंट्री, और उसमें जो लिखा उसको बोलते हैं एंट्री। जिस रजिस्टर में लिखा उसको क्या बोलते हैं? बुक ऑफ एंट्री, और उसमें लिख के रखा उसको टेक्निकली बोलते हैं एंट्री लिखा।
उसको बोलते हैं एंट्री। क्या लिखा उस एंट्री में, कैसे लिखा, उसको डिटेल में बाद में बात करेंगे, डिटेल में बाद में बात करेंगे। लेकिन उसको थोड़ा समझाने के लिए अभी मेरे को एक और टर्म आपको पहले बताना पड़ेगा। अभी मैं नए नए टर्म, नए नए चीजें आपको बताते जाऊंगा, क्योंकि जब तक उनको जोड़ूंगा नहीं तब तक पूरी बात आगे नहीं बढ़ सकती। तो अभी ये 1.5-2 घंटे में बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मैं आपको पूरा सिस्टम अभी ब्रीफ में बता रहा हूं। इसके बाद हम इसके एक एक पार्ट को बाद में एग्जाम्पल की मदद से और पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, समझ रहे। लेकिन फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, पूरा का पूरा सिस्टम ब्रीफ में आपको बता रहा हूं। ध्यान से सुनने का, घर पे जाके फिर रिवाइज करने का। आपको जो किताब दी है उसमें सब चीजें लिख के दी हुई है, उसको देखने का, उसको रिवाइज करने का, तो आइडिया फिर और क्लियर होती कि अच्छा ठीक है, सर ने हमको ये चीज समझाई थी, इसका मतलब ये था। रिवीजन नहीं करोगे तो दिमाग से निकल जाता है, समझ रहे। ये मैं नहीं बोल रहा, माइंड पावर पे लोगों ने रिसर्च की है साइंटिफिक तरीके से, और उनका कंक्लूजन ये था कि एनीथिंग न्यू विच यू लर्न, कोई भी नई चीज जो आप सीखते हो, इफ इट इज नॉट रिवाइज विद इन 24 आवर, सॉरी 24 आवर, इफ इट इज नॉट रिवाइज विद इन 24 आवर, 24 घंटे में, मोस्ट ऑफ इट इज लॉस्ट, मतलब ज्यादातर चीजें आपके दिमाग से निकल जाए। ये मैं नहीं बोल रहा, ये लोगों ने रिसर्च की है और उसके ऊपर से कंक्लूजन है। तो आपके लिए नई चीज है, आप सीख रहे हो। इवन कॉमर्स वाले स्टूडेंट, आप पढ़ के आए हो 2 साल, लेकिन आपको मालूम है कि आपके पढ़ने में और हमारे पढ़ाने में बहुत फर्क है। इसका मतलब आप हर चीज अभी नए तरीके से देख रहे हैं। तो आपका काम है कि आप इसको घर पे जाके सोने के पहले तक, आपके लिए 24 घंटा यानी टारगेट क्या है, सोने के पहले आपका रिवीजन होना चाहिए। कंप्यूटर के जानकार हो आप सब लोग, कंप्यूटर में आप कोई चीज फीड करते चले जाओ, आपको दिख रहा है सब कंप्यूटर में जा रहा, पर वो उसकी रैम में रहता है, रैंडम असेस मेमोरी जो रहती है उसकी, उसमें रहता है। और अगर सोच के देखो, तभी लाइट चले गई, स्विच ऑफ हो गया, तो आपने जितना कुछ लिखा था वो सब गया, उड़ गया। लेकिन अगर उसके लाइट जाने के पहले आपने सेव वाला बटन प्रेस कर दिया होगा, तो वो जो कुछ आपने उसमें लिखा था वो रैम से हार्ड डिस्क में चला गया, परमानेंट हो गया। अब लाइट चली भी गई तो आपका वो डाटा वाइप आउट नहीं होगा। हमारे दिमाग में भी रैम भी है, हार्ड डिस्क भी है, निकाल के देखने की कोशिश मत करना, ठीक है। तो भगवान ने दोनों यहां पे दिया हुआ है। उसकी कैपेसिटी पूछोगे आप, अनलिमिटेड है, उसकी कैपेसिटी की चिंता मत करो, खत्म नहीं होंगी आपकी कैपेसिटी, बराबर। तो आपको जब हम ये बता रहे, पढ़ा रहे, समझा रहे, ये रैम में है अभी आपके, तो अभी आपको लगेगा भी कि आपको समझ में आ रहा है या आपको ठीक क्लियर हो गया, पर ये बाद में आपके दिमाग से निकल जाएगा। लेकिन आपने इसको रिवाइज कर लिया, तो रिवाइज करना इज जस्ट इक्वल टू सेव वाली बटन दबाना। तो आपने रिवाइज कर लिया, यानी सेव कर लिया, तो ये जो रैम में है अभी हार्ड डिस्क में शिफ्ट हो जाएगा, फिर परमानेंट रहेगा, समझ रहे। फिर आप जब चाहे उसकी रीयूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो रोज सुनोगे और दिमाग से निकलते जाएगा, कुछ रिटेन होने वाला। ये आपका काम है, जो कुछ पढ़ाएंगे सिखाएंगे रोज रिवाइज करो। कितना समझ में आया उसकी चिंता मत करो, धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा, शुरू में कम, धीरे धीरे ज्यादा ज्यादा ग्रास्प करने लगोगे। तो ये ट्रांजैक्शन की जो एंट्री हम लिखते हैं, सपोज हमने एक रजिस्टर, एक हाथ रजिस्टर दिखाइए, ये रजिस्टर उठा लिया और इसमें हम लाइन से यहां अपने ट्रांजैक्शन के डिटेल लिखने लगे कि भाई हमने चाय वाले को पैसे दिए, लिख दिया, बराबर। हमने कोई गुड्स खरीद के लाया, लिख दिया। हमने अपने क्लर्क को बैंक जाना था, ऑटो का किराया दिया, लिख दिया। ऐसे हम लिखते चले जा रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि ऐसे लिख के रखना क्या ये बराबर है, सिस्टमैटिक है, या कुछ और तरीका है। तो वो एलेबरेट करने के लिए अभी मेरे पास रहता है, उसके लिए मैं एक वर्ड का मतलब बताऊंगा, तब आगे बढ़ूंगा। ये जो वर्ड है अकाउंटिंग,
कहां से डिराइव हो रहा वर्ड? अकाउंट से। अकाउंट बुक हम बोलते हैं, तो ये क्या है? हमारी अकाउंट बुक का हिस्सा है, एक बुक हो गई। और अभी बात करेंगे हमारी अकाउंट बुक, अकाउंटिंग, इसमें हर जगह एक वर्ड हर समय यूज होता रहेगा, दैट वर्ड इज अकाउंट। तो सबसे पहले इस अकाउंट का मतलब समझ लेंगे कि अकाउंट यानी क्या। अकाउंट यानी क्या? अकाउंट यानी एक नेचर की, एक मीनिंग की, एक चीज की, एक पर्सन की इंफॉर्मेशन को अगर एक जगह लिख के रखा तो दैट इज कॉल्ड एन अकाउंट, उसको बोलते हैं एक अकाउंट। तो अगर मैंने कैश के बारे में एक जगह लिख के रखा तो वो कहलाएगा कैश अकाउंट। मैंने अगर ए के बारे में एक जगह लिख के रखा तो एज अकाउंट। मैंने अगर इस फर्नीचर के बारे में एक जगह लिख के रखा है तो वो कहलाएगा फर्नीचर अकाउंट। मैंने बिल्डिंग एक जगह लिख के रखा, दैट इज बिल्डिंग अकाउंट। आपको हम सर्विसेज दे रहे हैं, इसकी जो कीमत है उसको बोलते हैं फीस। तो हमने फीस की जानकारी एक जगह लिख के रखी तो वो बन जाएगा फीस अकाउंट। तो एक नेचर की, एक मीनिंग की, एक चीज की, एक पर्सन की इंफॉर्मेशन एक जगह लिख के रखा तो उसको बोलते हैं एक अकाउंट। उसको आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए कि आपका रिजल्ट आया 12th का, आ गया है अब तो ऑलरेडी, बराबर। तो जब आपका 12th का रिजल्ट आया, बढ़िया नंबर से आपने पास किया, तो आपके फादर ने खुश होकर के आपको 1000 रुपए कैश दिया। आपकी मम्मी भी खुश हुई, आपकी मम्मी ने आपको 500 रुपए कैश दिया। आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे, उन्होंने भी खुश होकर के आपको ब्लेसिंग के साथ साथ 500 रुपए कैश दिया। अपने यहाँ कल्चर है ना, बड़े बुजुर्ग ब्लेसिंग तो देते ही है, पर साथ में लक्ष्मी भी देते हैं कि भाई खुश होकर के भी आप उसको, उस मोमेंट को एंजॉय करो, नरिश करो। अब देखिए आपके पास क्या कहना है, रिजल्ट की खुशी तो थी और बहुत सारा पैसा भी मिल गया, तो आपने अपना फ्रेंड सर्कल जो भी था, क्लोज फ्रेंड सर्कल, उनको जमा किया और आपने मूवी देखने के लिए बोलो, पार्टी करने के लिए गए, बराबर। उस मूवी में और वहां पे जो भी खाने पीने में आपने खर्चा किया, 1200 रुपए कैश लग गई। कितनी कैश लग गई? 1200। चारों फिगर कैश के हैं, यानी एक ही चीज से रिलेटेड है। तो शाम को जब आप घर पहुंचे तो अपन देखना चाहते हैं कि भाई आपके पास कितनी कैश है, कितने पैसे आपके पास है। आपसे सीनियर मैं हूं, इसलिए पहले हिसाब मैं करूंगा, ठीक है। तो ये देखिए कैश 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 कैश, यानी आपके पास 3200 रुपए कैश है। यस और नो? कितनी है फिर कैश? अरे तो गड़बड़ हो गए फिर। अब ध्यान दीजिए, ये चारों कैश है ना, चारों कैश वाला है। फिर भी आप बोल रहे सर ये गलत है, और आप सही बोल रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये कैश आ रही है और ये कैश जा रही है, यानी है तो कैश ही, लेकिन वो भी एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए ये एक दूसरे के साथ ऐड नहीं हो रहे। ये एक नेचर के थे, ऐड हो गए, ये अपोजिट था, माइनस हो गया। अब आगे बढ़ाता हूं। अकाउंट यानी एक नेचर की, एक मीनिंग की, एक चीज की, एक पर्सन की इंफॉर्मेशन एक जगह लिख के रखा तो दैट इज एन अकाउंट। पर एक अकाउंट में भी दो एग्जैक्ट अपोजिट चीजें पॉसिबल होती हैं। ये उसका एग्जाम्पल अभी देख लो, बराबर। तो एक नेचर वाले में भी दो एग्जैक्ट अपोजिट चीजें हो सकती है। इसलिए हमारे फोर फादर लोगों ने, जिन्होंने अकाउंटिंग का सिस्टम इवॉल्व किया होगा, उन्होंने अकाउंट के दो साइड बनाए। समझ रहे? दो साइड बनाए। ये दो साइड एक दूसरे के बिल्कुल क्या है? अपोजिट है। एक टाइप की चीज इधर लिखने का और उसकी अपोजिट इधर लिखने का। एक टाइप की इधर लिखा तो उसकी अपोजिट इधर लिखने का। ब्रॉडली दोनों